नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके बीच में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में ही नहीं भारत में, पर ऊपर खास करके बिहार की अगर बात करें तो वो कौन सी जातियां थी जो सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हुआ। बिहार की वो कौन जातियां थी जिसकी महिलाओं के साथ में ज्यादा बर्बरता हुई। बिहार की वो कौन कौन सी जातियां हैं जिनको पर शोषण जुल्म अत्याचार आज से नहीं बल्कि शुरुआती दौर 1970 के दशक से ही अभी तक के चला आ रहा है। विभिन्न प्रकार की चीजों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आपसे निवेदन मेरा यही है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का कोशिश करें और वीडियो आपको कैसा लगा इसका प्रतिक्रिया देंगे। बिहार में दलित कई अनुसूचित जाति से बना एक सामाजिक समूह है जिसे जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया है। दलितों में कुछ पूर्ववर्ती अछूत जातियां भी शामिल हैं जिन्हें सरकार के सामंती कृषि समाज में विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कुछ दलित जातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो रूढ़िवादी हिंदू धर्म से भिन्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार दलित बिहार की आबादी का 16% हिस्सा है और 23 दलित जातियों में से 21 को महादलित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे वंचित दलित की पहचान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बनाई गई एक नई श्रेणी जिसे महादलित के रूप में पहचानी जाने वाली दलित जातियां हैं बंटर, बावरी, भोगला, भुइया, चौपाल, दबगर, डोम, घासी, हलालखोर, हरी जिसको भंगियर मेहतर भी कहते हैं, कंजर, करारी, लाल, बुग्गी, मुसहर, नट, पान, रजवार, तूरी, धोबी, पासी, चमार और दुसाध ये जातियां थी। शुरुआत में पासवान जाति को महादलित श्रेणी से बाहर रखा गया था लेकिन बाद में शामिल कर लिया गया। 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच बिहार के अनुसूचित जातियों की जनसंख्या केवल 2% की वृद्धि के साथ लगभग स्थिर बनी हुई है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 2001 की तुलना में अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात बढ़ रहा है। जनगणना 2001 में यह 923 थी और 2011 में यह बढ़कर प्रति 1000 पर 925 महिलाएं हो गई। हाल के दिनों में बिहार में अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता दर में 20.2% अंक की वृद्धि देखी गई है जो 2001 में और 2001 में 28.5% से बढ़कर 2011 में 48.6% हो गई है। साक्षरता दर में वृद्धि मुख्य रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच बढ़ी हुई नामांकन दर के कारण है। 2009 और 2014 के बीच स्कूली शिक्षा के प्राथमिक और उच्च विद्या प्राथमिक दोनों स्तरों पर नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। 2009-2010 में प्राथमिक स्तर पर यह 10 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2.9 लाख थी। वर्ष 2013-14 में यह बढ़कर प्राथमिक स्तर पर 14.39 लाख और प्राथमिक विद्यालय के उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.47 अर्थात 5.47 लाख हो गई। चूंकि प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर प्राथमिक स्तर की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पटना की प्रोफेसर रेणु चौधरी का मानना है कि अनुसूचित जाति के लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। स्कूली शिक्षा का प्राथमिक स्तर पूरा करने के बाद महत्वपूर्ण दलित जातियां पासवान जिन्हें दुसाध भी कहा जाता है एक ऊर्ध्वगामी दलित जाति हैं जो मुख्य रूप से बिहार में निवास करती हैं। पासवान अपनी वीरता दिखाने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं जिसमें आग पर चलना भी शामिल है। उन्होंने अपनी पौराणिक लोक कथाओं के साथ बिहार की अनुसूचित जातियों के बीच एक अनोखी जगह बनाई है जो चौहरमल और सहलेश जैसे लोक नायकों के इर्द गिर्द घूमती है। बिहार में वे अनुसूचित जातियों में दूसरे सबसे बड़ा समुदाय है और 2022 की जनगणना में उनकी आबादी चमारों से अधिक बताई गई है जिनसे कुछ लोग सहमत नहीं भी हैं। कुछ दुसाधों का मानना है कि वे कौरव राजकुमार दुशासन के वंशज हैं और चूंकि दुशासन एक चंद्रवंशी क्षत्रिय था इसलिए वे भी यही होने का दावा करते हैं। हालांकि कुछ दुसाध खुद को गहलोत राजपूतों के वंशज होने का भी दावा करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मूल गहलोत 24 उपजातियों में विभाजित हो गए और 21वीं को दुसाध के नाम से जाना जाने लगा। तब से वे मुख्य रूप से भूमिहीन हैं। उनके बीच आर्थिक पिछड़ापन मौजूद है और अतीत में उनके पास महाजनों के प्रति
ऋणग्रस्तता के उदाहरण राजनीतिक वैज्ञानिक संजय कुमार के अनुसार दुसाध समुदाय के नेता के रूप में उभरने के बाद से ही रामविलास पासवान को 2009-2010 में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में उस गठबंधन को वोट देते रहे हैं जिससे वह जुड़े हैं। रामविलास पासवान अन्य दलित जातियों में भी लोकप्रिय हैं, लेकिन जब उन्हें वोट देने का मौका आता है तो वे अन्य दलितों से अलगाव देखा जाता है। समय के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने भी राज्य के दलित निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन जीतने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुमार की राय है कि बिहार में दलितों के लिए सरकारी नीतियों का अधिकांश लाभ अन्य दलित समुदाय को कीमत पर केवल दुसाधों ने ही हड़प लिया है। यह बात आरक्षण की नीति पर भी लागू होती है। अपने व्यवसाय की प्रकृति और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण बिहार के दुसाध सामाजिक उत्थान के लिए जाति आधारित संगठन बनाने वाले दलित जातियों में पहले थे। उन्होंने अपनी जाति के लोगों के लिए स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध सुधार आंदोलन और संघर्ष में भी भाग लिया। दुसाधों के पहले जाति आधारित संगठनों में से एक, जिसे भारतीय दुसाध सभा कहा जाता है, का गठन 1915 में उनके बीच के कुलीन लोगों द्वारा किया गया था। शैवाल गुप्ता के अनुसार आर्य समाज आंदोलन ने भी उन्हें प्रभावित किया और उनके मामले में उसने उन्हें प्रगतिशील बनाने के बजाय कर्म और धर्म जैसे ब्राह्मणवाद के रूढ़िवादी आदर्शों में उनके विश्वास को मजबूत किया। अब हम दलित की दूसरी जाति जो पासी आता है उसके संबंध में बताते हैं। पासी सामान्यतः ताड़ी निकालने वाली जाति थी। उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत माना जाता है, लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से वे अधिक शैक्षणिक गतिशीलता को प्राप्त नहीं किए। इस प्रकार से पहले उनकी शारीरिक फिटनेस के कारण उन्हें जमींदारों द्वारा लाठी गार्ड अर्थात बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता था। उनके पास बहुत छोटी जमीन है और जीविकोपार्जन के लिए वे अपने दरवाजे पर कुछ शिल्प कार्य भी करते हैं। बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या काफी अधिक है। 1994 तक उनमें कुछ शैक्षणिक गतिशीलता देखी गई थी और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को महत्व को देना शुरू किया था। तार का पेड़ न केवल उन्हें ताड़ी नामक पेय प्रदान करता है, बल्कि उनकी कला के लिए कच्चा माल भी इससे निकाला जाता है। दलित जाति में जो अगली जातियां का नाम आती है उसे मुसहर कहा जाता है। जी हाँ, मुसहर जिसे चूहे पकड़ने वाली जाति कहते हैं और बिहार के सबसे वंचित समुदायों में से एक रही है। कई अन्य अछूतों की तरह वे भी छोटे मोटे काम में लगे हुए थे और इससे उनके ऊपर की ओर बढ़ने की बहुत कम गुंजाइश मिलती थी। उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण राज्य सरकार ने उन्हें महादलित के रूप में वर्गीकृत किया है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके लिए सामाजिक न्याय की नीति अपनाई है। ये बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी पाए जाते हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार दुसाध और चमार के बाद मुसहर राज्य की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। 2022 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में उसकी जनसंख्या 40.35 अर्थात 40.35 लाख है, जो बिहार के कुल आबादी का 3.08% है। मुसहर को पहले अनुसूचित जाति के बजाय जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वे 12वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर की पहाड़ियों से बिहार के मैदानी इलाके में चले आए थे। ब्राह्मणवादी समाज में शामिल होने के बाद उन्हें जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले छोर पर रखा गया है और उन्हें अछूत करार दिया गया। इसके अलावा उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में बसने के बाद मुसहरों को मगहिया मुसहर और तिरहुतिया मुसहर में वर्गीकृत किया गया है। मगहिया मुसहरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां तिरहुतिया मुसहरों की तुलना में थोड़ी तो बेहतर है और उसके बीच अंतर विवाह का कोई उदाहरण नहीं देखा गया है। कई औपनिवेशिक अभिलेख भी मुसहरों को द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचानते हैं। इन्हें भूइयां, भूमिया, चेरू और भूइहर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ज्ञान प्रकाश के अनुसार ब्रिटिश काल के कई उच्च जातियां जमींदार बन गई और उन्होंने खेतीहर मजदूरों का शोषण करने के लिए ग्रामीण कृषि व्यवस्था में कई प्रणालियां पेश की। उत्तर और दक्षिण बिहार में कमियौती और बडालिया जैसी प्रणालियां स्थापित की गई और मुसहर खेतीहर मजदूरों के इस वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। इसलिए बिहार के कई हिस्सों में इन्हें बदालिया और कामिया भी कहा जाता है। दूसरे का तर्क है कि मुसहरों पर चूहा खाने वाले, सुअर का मांस खाने वाले और शराब में शामिल लोगों की छवि थोपना उच्च और प्रभावशाली जातियों द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। मुसहर भी स्वयं को क्षत्रिय वर्ग का हिंदू मानते हैं। उनके लोकगीत समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों और प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्षों और प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवाह समारोह में
विवाह समारोह के दौरान मुसहर महिलाएं झूमर गाती हैं। ये गीत खेती के मौसम में भी गाए जाते हैं। इनमें से कुछ गाने मुसहर महिलाओं द्वारा झेले गए यौन शोषण का भी वर्णन करता है। वे अपने लोक देवताओं दीना और भद्री की प्रशंसा में भी गीत गाते हैं, जिन्हें वे कठिनाई के दौरान अपने रक्षक के रूप में मानते हैं। दलित जातियों में अगली जो जाति आती है, जिसे धोबी के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय धोबी महासंघ, जो धोबी समुदाय का एक जातीय संगठन है, के अध्यक्ष श्याम रजक धोबी जाति के अतीत के धोबी के पेशे से जुड़े हुए रहे हैं। इन्हें रजक या बैठा भी कहा जाता है और ये अक्सर ग्रामीण लोक संस्कृति में झगड़ालू महिलाओं और गधों के लिए जाने जाते हैं। उनके समाज की महिलाएं कपड़े धोने के स्थानों पर जाते हैं, जिसे धोबी पाट भी कहा जाता है। अन्य दलित समुदाय के विपरीत, जो मुख्य रूप से भूमिहीन हैं, धोबियों के पास कुछ जमीन है। इसका श्रेय समाज में उनकी भूमिका को दिया जाता है, क्योंकि अतीत में हर गांव को एक धोबी की आवश्यकता होती थी। हर ग्राम समुदाय की सेवा के लिए उन्हें कुछ भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि की उपलब्धता के कारण कुछ धोबी खेती भी करते हैं। अन्य दलित समुदाय की तुलना में उन्हें अपने काम के लिए भुगतान किया गया और उचित व्यवहार किया गया। द एसोसिएशन ऑफ दसबीस टू अपर कास्ट फेमिल ने उनके सांस्कृतिक विकास का नेतृत्व किया और देर से साक्षरता भी इस जाति में अवलोकन योग्य घटनाओं में से एक बन गई हैं। 1994 तक उनके लगभग 30% पुरुष और 23% महिलाएं साक्षर थे। बिहार की कई दलित समुदाय खुद को मार्शल परंपरा से जोड़ते हैं और उनके समुदाय की उत्पत्ति की कहानियां उन्हें हिंदू धर्म रक्षक के रूप में भी चित्रित करती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली ऐसी कई जातियां अपनी उत्पत्ति और मार्शल परंपरा के संबंध में मान्यताएं साझा करती हैं। पासी स्वयं को परशुराम के पसीने से उत्पन्न हुआ मानते हैं। उनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति तब हुई थी जब परशुराम गायों को नष्ट करने वालों से लड़ रहे थे और उसी दौरान उनके पसीना निकलने से पासी पैदा हो गए। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में दुसाध अर्थात पासवान जैसे समुदाय अपने लोक नायक चौहरमल को भी गायों का रक्षक मानते हैं। ये लोक कथाएं मुसलमानों के प्रति शत्रुता को दर्शाती है और मुसहरों के बीच भी आम है। मुसहर जाति के लोक नायक दीना भद्री भी गाय बचाने से जुड़े हुए हैं। कई दुसाध और मुसहर भी मानते हैं कि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण के बीच उनके पूर्वज राजपूत सैनिकों के साथ मठों और मंदिरों की रक्षा करते हुए बिहार चले आए थे। पासी और दुसाध जैसी मार्शल परंपरा वाली कुछ दलित जातियां का कहना है कि उन्हें गांवों की परिधि के बाहर बसाया गया था, क्योंकि उन्हें ग्रामीणों के स्वामित्व वाले मवेशियों को मुसलमानों से बचाने का कर्तव्य सौंपा गया था। पासी यहां तक दावा करते हैं कि वे उच्च जाति के हिंदुओं के रक्षक थे और उन्होंने सुअर पालने की प्रथा को अपनाया, क्योंकि सुअर मुसलमानों के लिए अभिशाप है जो उनसे बचते हैं। शिक्षित और प्रबुद्ध पासी इस बात पर जोर देते हैं कि वही जाति के हिंदू जिन्होंने सुअरों को पालने को उनके लिए एक जातीय व्यवसाय के रूप में सौंपा था, अब इस प्रथा का अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि यही पासी भी मानते हैं कि मुसलमान के आगमन से पहले उन्होंने वर्तमान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर शासन किया था। वे इसे उच्च जाति के हिंदुओं की साजिश बताते हैं और मुगल शासन में उन्हें गद्दी से उतार दिया गया था। उनकी मान्यताओं के अनुसार उनके राजा बलदेव ने अपने विरोधियों को सामने समर्पण करने के बजाय आत्महत्या कर ली थी। दलितों के बीच एक और लोकप्रिय कहानी जो गोरैया बाबा नाम का है, संत के बारे में है। वह मुगल काल में रहते थे और मुगलों के महत्वपूर्ण शासन का विरोध करने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया था। दलित लोक कथाओं के अनुसार गोरैया बाबा मुख्य रूप से सहलेस और चौहरमल की तरह दुसाध समुदाय से थे, लेकिन वह धानुक, राजपूत, मल्लाह, माली और अन्य जातियों की भी रक्षा करते थे। मुगल हिंदू लड़कियों का अपहरण करके और उससे जबरन शादी करते थे। बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक कुशल घुड़सवार थे, ने उन्हें हिंदुओं का धर्मांतरण करने से रोकने और अमीर हिंदुओं को संपत्ति को लूटने से बचाने के लिए उनके खिलाफ अर्थात मुगलों के खिलाफ एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ी। मुस्लिम सैनिकों को अपने घर में प्रवेश करने और उन्हें गिरफ्तार करने से रोकने के लिए बाबा ने एक सुअर को मारकर उसका सिर अपने आंगन में दफना दिया था। उनका घर गांव के सामने की ओर स्थित था और उनके घर में प्रवेश रोकना मुसलमानों को गांव में प्रवेश करने से रोकना जैसा था। लोक कथाओं के अनुसार वह अपने संरक्षण में ग्रामीणों की रक्षा करते थे।
नियमित रूप से अपने घोड़े पर गश्त करते थे। दुसाधु और पाशियों के विपरीत जिन्होंने अपनी उत्पत्ति के संबंध में अपनी स्वयं की लोक कथाएं बनाई हैं, मुसहरों की उत्पत्ति का उल्लेख ब्राह्मणवादी पौराणिक कथाओं में किया गया है। और मुसहरों का प्रारंभिक इतिहास इन पौराणिक कथाओं के साथ साथ ब्रिटिश अभिलेखों से भी उनके विद्वानों के से ज्ञात होता है। उनके अनुसार जब भगवान शिव ने मानव जाति का निर्माण किया तो उन्होंने प्रत्येक जाति समूह के पहले मनुष्य को उत्पन्न किया और उन्हें सवारी के लिए कुछ उपकरण और एक घोड़ा दिया। जब मुसहर जाति के पहले आदमी को ये उपकरण मिले तो दूसरे जाति के विपरीत जो अपने घोड़े पर सवार थे, उन्होंने अपने पैरों को वहां ठीक करने के लिए घोड़े के पेट में दोनों किनारे पैर से छेद करना शुरू कर दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी जाति को जीवित रहने के लिए जमीन में बिल खोदने और चूहों को पकड़ने का श्राप दे दिया। शिव ने मुसहर पुरुषों को खाने के बाद थाली चाटने की आदत भी देखी और उन्होंने इस जाति को यह कहकर श्राप दिया कि वे अपना जीवन जीने के लिए दूसरों की थाली को चाटेंगे। इसलिए ब्राह्मणवादी पौराणिक कथाओं ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें सबसे अशुद्ध जाति माना। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई कहावतें प्रचलित हैं जो हिंदू जातियों में मुसहरों के प्रति नकारात्मक रवैया दर्शाती है। मृत्यु के देवता मानने की प्रथा बिहार की कुछ दलित जातियों में भी देखी जाती है। यह भारत की संस्कृति में आत्मा पूजा के रूप में एक सामान्य विषय होने का कारण बिहार के गया जिले के मुसहरों के बीच लोकप्रिय है। एक मत के अनुसार प्रेत आत्मा जो पूजा समुदाय के मन में अन्याय की यादों को अभिव्यक्ति है, जो इसे हिंसक और द्वेषपूर्ण भावना के पंथ के माध्यम से प्रदर्शित करना पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में मुसहरों के बीच मरकटवा नामक एक हिंसक आत्मा के बारे में मान्यता है, जो बिना सिर वाला प्राणी या सिर कटा हुआ व्यक्ति है जो अपनी मौत का बदला लेता रहता है। दक्षिण बिहार में कामिया का एक बड़ा वर्ग भुइयां पूजा के संस्कृति को बेदखल के एक रूप के रूप में भी देखता है। यह विशेष प्रदर्शन जिसमें पृथ्वी की पूजा शामिल है, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से भी लोकप्रिय है और बिहार में भी। और हालांकि यह दलितों की संस्कृति का हिस्सा है, यह उन तक सीमित नहीं है। ज्ञान प्रकाश का तर्क है कि भुइयां पूजा का प्रदर्शन पौराणिक अतीत का निर्माण करने के बजाय वर्तमान को किसी पौराणिक या आदर्श अतीत की ओर ले जाता है। यह पंथ कामिया के अलावा पशुपालकों और छोटे कृषि समुदाय के बीच भी लोकप्रिय है और लोकप्रिय धारणा के अनुसार भुइयां एक महिला देवता थी जिन्होंने भूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था और वह किसी भी रोजमर्रा की समस्याओं में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखती थी। दक्षिण बिहार क्षेत्र में रेशमा और चौहरमल की कहानी दलितों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह कहानी उच्च जातियों पर दलितों की प्रतीकात्मक जीत का प्रतिनिधित्व करती है। इस क्षेत्र में इस कहानी पर आधारित नाटक प्रदर्शनों को लेकर कई जातियों के बीच में दंगे भी हो चुकी हैं। चूंकि जाति आधारित समाज में दलित लड़कों का ऊंची जाति की लड़कियों के साथ छेड़खानी आपत्तिजनक मानी जाती है, इसलिए भूमिहार इस कहानी को अपनी प्रतिष्ठा का अपमान मानते हैं। दक्षिण बिहार के एक विशेष गांव में यह बताया गया कि ऐसे एक दंगे के बाद जाति के दो प्रतिद्वंदी समूह उभरे, जहां एक में दुसाध, चमार, कोयरी और अन्य ओबीसी जातियां शामिल थी, वहीं दूसरे समूह में भूमिहार शामिल थे जो इस प्रदर्शन के खिलाफ थे। दुसाध जाति की कथा के अनुसार चौहरमल और अजबी सिंह दोस्त थे और वर्तमान मोकामा क्षेत्र में स्थित अंजनी गांव के एक पहलवान के बेटे थे। अजबी सिंह स्थानीय राजा के पुत्र थे और दुसाधों की नाटकीय कथा कहती है कि वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और सहपाठी भी थे। अजबी सिंह अपने दरबार के मामलों को देखरेख करता था, जबकि चौहरमल को एक अखाड़े, जिसको आज के समय में जिम कहते हैं, का मालिक कहा जाता है, जहां वह अपने मवेशियों के देखभाल के अलावा स्थानीय पहलवानों को प्रशिक्षित करते हैं। कहानी में या चौहरमल के प्रतिनिधित्व में उन्हें एक उच्च जाति के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने माथे पर सिंदूर का निशान अर्थात टीका लगाते हैं और तलवार भी रखते हैं। इसके अलावा चौहरमल को देवी दुर्गा के भक्त के रूप में भी वर्णित किया गया है और अजबी सिंह के विपरीत जो उसी देवी के भक्त हैं, उन्हें देवी द्वारा विशेष शक्तियां का आशीर्वाद प्राप्त है। एक दिन चौहरमल को अजबी सिंह ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और अजबी सिंह की बहन रेशमा ने उसे भोजन परोसा। इसी बीच जब चौहरमल उनसे
जब चौहरमल उसके भाई से बात कर रहा था तो उसने कामुकतापूर्ण व्यवहार किया। वह चौहरमल को अपने प्यार के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चौहरमल नैतिक मानकों का आदमी होने के नाते उसकी उपेक्षा करता है। विद्वानों का मत है कि चौहरमल के पंथ के माध्यम से दुसाध भूमिहार महिलाओं में नैतिकता की कमी को दर्शाता है। उच्च जातियों की सामंती प्रभुत्व के खिलाफ नक्सलवाद के उभरने के बाद चौहरमल और दीना भद्री जो मुसहर जाति के थे जैसे अन्य लोक नायकों का पंथ भी इसी क्षेत्र में दलितों को लामबंदी का साधन बन गया। जमींदारों के खिलाफ अपनी लड़ाई में नक्सली गुरिल्ला जो मुख्य रूप से निचली जाति के थे ने मार्क्स का माओ का नाम पर नारे नहीं लगाए, लेकिन दीना भद्री और चौहरमल बाबा जैसे जाति नायकों का नाम का आवाहन किया गया है। 1990 के दशक में पिछड़ों के नेता बनकर उभरे लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने भी दलितों को गोलबंद करने के लिए चौहरमल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि ये जो चैनल है मेरा नया चैनल है, आपने ट्रू न्यूज TNBR को देखा है, उसे प्यार दिया है, परंतु ये जो आप खबर देख रहे हैं ये चितरंजन कुमार JBD नामक चैनल है, उस पर आप देख रहे हैं। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि कृपया YouTube के सर्च बार में जाकर चितरंजन कुमार JBD टाइप करें और इस चैनल को भी जिस प्रकार से अगले चैनल को प्रेम दिया इसको भी सब्सक्राइब करके आप हमें समर्थन दीजिए। हमारा प्रयास है कि छुपा हुआ इतिहास जो आप सदियों से नहीं जाने हैं हम खोज करके रिसर्च करके और आपके बीच प्रस्तुत करने का काम करते हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर आगे। चौहरमल रेशमा कहानी की कई शैलियां बिहार के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। इस कहानी के एक अन्य संस्करण के अनुसार चौहरमल को एक ब्राह्मण लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अपनी अकाल मृत्यु के कारण वह एक परोपकारी आत्मा में परिवर्तित हो जाता है जो घर के अंदर समुदाय की देखभाल करता है। घर के बाहर खेतों में वह एक दुष्ट आत्मा बन जाता है जिसे अगर संतुष्ट न किया जाए तो वह बड़े किसानों को फसलों उखाड़ कर बदला लेता है। यह विशेष कहानी राम प्रकाश चौबे के बिहार के लोक कथाओं के संग्रह से आता है। दुसाध भूमि पूजन समारोह जिसको भुइयां पूजा कहते हैं में चौहरमल की आत्मा की भी पूजा करते हैं जिन्हें वे अपना कुल देवता मानते हैं। इस विशेष अवसर पर एक भगत समारोह का जो कार्यवाहक पुजारी होता है जो बाबा चौहरमल की महिमा के लिए गीत भी गाता है। ब्रह्मा प्रकाश का मानना है कि ये कहानियां एक सामाजिक संदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे दो तरह के काम करते हैं, एक तरह से यह आपस में दुसाधों की सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है और दूसरे तरीके से यह उनकी आतंककारी छवि के कारण उनके पैतृक देवता की भावना को प्रसन्न करते हुए प्रमुख जाति की उनकी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने चौहरमल को उनके प्रारंभिक जीवन में एक चोर के रूप में प्रतिलेखित किया है जो निचली जाति समुदाय के हाशियों पर पड़े नायकों के प्रति औपनिवेशिक पूर्वाग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी के इस संस्करण के अनुसार चौहरमल राजा के परिचारक के रूप में काम करता था जो उसे समय पर मजदूरी नहीं देता था और अपने अपमान का बदला लेने के लिए चौहरमल ने चोर बनने का फैसला किया। वह राजा की बेटी का आभूषण चुराकर राजा को दंडित करता है, जबकि यह संस्करण दुसाध और चौहरमल को नकारात्मक रोशनी में रखता है। दुसाध जाति और औपनिवेशक काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम में शामिल करके और अधिक अपराधी बना दिया गया। इस वीडियो में इतना ही और आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना कीमती कमेंट्स जरूर लिखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं आपको अगला वीडियो में, जिस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये दलित जो जातियां हैं उन पर सामंती व्यवस्था वाले लोग किस प्रकार से यहाँ उनके ऊपर शोषण किया, उनके ऊपर जुल्म को ढाया, कैसे उनके बहन बेटियों के साथ बर्ताव किया और कैसे यहाँ नरसंहार पर नरसंहार हुआ। हम इससे संबंधित बात अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।